सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज दिनांक 1/10/2020 को कक्षा 8 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक संख्या 4 प्रकाशित हुआ है, जो लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ से लिया गया है। आज हम इसे पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम 3 कार्यपत्रक कर चुके हैं, जो कि लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ से ही लिए गए थे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापिका का नाम आएगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं। जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया, तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई, उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ के इस अंश को देखते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब वह कई वर्षों के बाद गांव आए थे, तो उन्हें जब बदलू का ध्यान आया, तो वह उससे मिलने के लिए उसके घर गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने, यानी कि लेखक ने, काका को नमस्ते की और बदलू ने भी उत्तर में नमस्ते भैया कहकर वह खुद खाट से उठकर बैठ गए। खाट अर्थात चारपाई। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक कहते हैं कि बदलू काका ने उन्हें पहचाना नहीं और वो काफ़ी देर तक उन्हें निहारते रहे, अर्थात उन्हें देखते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। लेखक कहते हैं कि मैं जनार्दन हूँ, जो आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने इस तरह से अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। लेखक कहते हैं बदलू काका फिर भी चुप रहे, मानो वह अपने स्मृति पटल मतलब अपने याददाश्त के पटल पर, याददाश्त के धरातल पर कोई अतीत के चित्र उतार रहे हों। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। और तब बदलू अचानक से बोल पड़ा, जब उसे यह बात याद आई कि यह कौन है, तो वह बोल पड़ा कि आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिनों के बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। बदलू कहता है कि लला, तुम बहुत दिनों के बाद गांव आए। तो लेखक उसके उत्तर में कहते हैं कि इधर कई दिनों से आना नहीं हो पाया। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और न ही भट्ठी। लेखक कहते हैं उन्होंने बैठने के बाद इधर उधर जब अपनी नज़रें दौड़ाई, तो क्या देखते हैं, उन्हें न ही बदलू की मचिया नज़र आई जिस पर वो बैठता था, और न ही उसकी भट्ठी नज़र आई जिस पर वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक कहते हैं कि उन्होंने काका से पूछा कि क्या आजकल काम नहीं करते। तो आगे से क्या जवाब देते हैं बदलू काका, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। लेखक के पूछने पर बदलू कहता है कि काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो
बदलू कहता है कि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ अर्थात लाख की चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। इसका मतलब है अब बदलू की बनाई हुई लाख की चूड़ियों को कोई नहीं खरीदता। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। बदलू कहता है कि गांव-गांव में सभी अब कांच की चूड़ियां पहन रहे हैं क्योंकि अब मशीन का युग आ गया है। अर्थात अब कोई भी हाथ से बनी हुई चूड़ियां नहीं पहनता, सभी मशीनों से बनी हुई चूड़ियां पहनते हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। बदलू कहता है कि आजकल सारे काम मशीनों से होते हैं। खेतों को भी मशीनों से ही जोता जाता है और जो सुंदरता, जो बारीकी कांच की चूड़ियों में नज़र आती है, वो लाख की चूड़ियों में संभव नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक ने फिर क्या कहा कि कांच तो बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। लेखक कहते हैं कि बदलू ने बोला कि जो कांच है वो बहुत ही नाजुक होता है, और ऐसा बोलते हुए बदलू काका को खांसी आ गई और वो काफ़ी देर तक खांसते रहे। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। लेखक कहते हैं उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बदलू काका को दमा है। अवस्था अर्थात आयु के साथ साथ, बुढ़ापे के साथ साथ उसका शरीर भी बहुत ढल गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। लेखक कहते हैं कि बदलू काका के हाथों और माथे पर क्या उभर आई थीं? नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंखा बाँप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। लेखक बता रहे हैं कि बदलू काका ने जाने कैसे उनके मन की बात को भांप लिया, समझ गए और बोले कि मुझे दमा नहीं है, सिर्फ फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। लेखक कहते हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो बदलू काका के अंदर, बदलू काका के मन में कोई बहुत ही बड़ा दुख छुपा हुआ है। और लेखक देर तक इस बात को सोचता रहा कि इस मशीन के युग ने कितने ही कारीगरों के, कितने ही मज़दूरों के, कितने ही कुशल कारीगरों के हाथों को काट दिया है। अर्थात उनसे उनका रोज़गार, उनका जो हुनर है उसे छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक कहते हैं फिर कुछ देर तक शांति हो गई, मतलब दोनों ही चुप बैठे रहे। तो लेखक बोल पड़े कि आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। लेखक बता रहे हैं कि बदलू काका ने लेखक के पूछने पर बोला कि आम की फसल जो है वो बहुत अच्छी है, और बदलू ने अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ लगाई कि वो लेखक के लिए आम लेकर आ जाए।
नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। लेखक कहते हैं कि उन्होंने आम तो इस साल बहुत खाए, पर फिर बदलू काका आगे से कहते हैं कि तुम्हें मैं आम खाए बिना कैसे जाने दूंगा। इस बात पर लेखक चुप हो गए। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे साथ मलाई बचाकर रखता था। लेखक को वह दिन याद आ गया जब बदलू लेखक के लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। लेखक कहते हैं कि मलाई की बात याद आने पर उन्हें बदलू की गाय की याद आ गई। तो उन्होंने बदलू काका से पूछा कि आपकी गाय कैसी है। तब बदलू काका ने उत्तर दिया कि अब गाय कहाँ है, 2 साल हुए गाय तो बेच दी। आगे कहते हैं कि इतने में रज्जो, उनकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एक समय में या एक बार में। इससे ज़्यादा चौगुने आम बदलू काका खा जाते थे, ऐसा उन्होंने बोला। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने बोला कि आप लोगों की बात तो और है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। लेखक कहते हैं कि फिर बदलू बोला कि रज्जो बेटा, तुम लेखक को 4-5 सिंदूरी आम छाँट कर दे दो। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थीं। लेखक कहते हैं जब रज्जो ने आम देने के लिए हाथ बढ़ाया तो लेखक की निगाह, लेखक की आंखें थोड़ी देर तक उसके हाथों पर ठहर गईं। क्यों ठहर गईं? क्योंकि उसने अपने हाथों में लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। लेखक बताते हैं कि जो चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ रज्जो ने अपने हाथों में पहन रखी थीं, उसके बारे में बदलू ने क्या बताया कि वही आखिरी जोड़ा था जो बदलू ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? जमींदार की बेटी के विवाह के लिए। लेकिन उन्हें क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो उन्हें पूरे पैसे नहीं दे रहे थे। इस वजह से वह जोड़ा उन्होंने ज़मींदार की बेटी को नहीं दिया। फिर आगे कहते हैं लेखक आम लेकर वहाँ से घर आ गया और फिर मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि जो आसानी से टूट जाए। लेखक कहते हैं बदलू काका की बातें सुनने के बाद उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई, वो बहुत ही खुश हुए क्योंकि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। अर्थात उनका काम ठप हो जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वह कैसा था? कांच की चूड़ियों के समान नहीं था जो कि आसानी से टूट जाए। वह कैसा था? लाख की चूड़ियों के समान था जो बहुत ही मजबूत, दृढ़ था। ठीक है बच्चों, तो ये इस पाठ का आज का अंश था जो हमने पढ़ा।
आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी? तो बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो बदलू को का जो काम काज था, जो कांच की जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का उसका काम था, जो उसका रोज़गार था, वह उससे छिन गया था। यही व्यथा थी, यही दुख था जो लेखक से छिपा न रह सका। तो इसका उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका पर अच्छे से लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। मशीनी युग अर्थात जो कार्य मशीनों से होता है। जैसे पहले लेखक लाख की चूड़ियाँ खुद अपने हाथों से बनाता था, लेकिन समय बदलने के साथ साथ लाख की चूड़ियाँ बननी बंद हो गईं और किसकी चूड़ियाँ बनने लग गईं? कांच की चूड़ियाँ बनने लग गईं। और बदलू का जो काम था वो ठप हो गया। उस वजह से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, उसका काम ठप हो गया, वो बेरोज़गार हो गया। यही बदलाव आया। तो इसे आप लिखेंगे। आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? मशीनों से होने वाली 2 हानियों और 2 लाभ के बारे में लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है कि मशीनों के आने से जो जो हमारे जीवन में बदलाव आए हैं, जो जो परिवर्तन आए हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। और मशीनों से होने वाली 2 हानियाँ, 2 नुकसान और 2 लाभ यानी कि 2 फ़ायदे आपको बताने हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप खुद सोचकर विचार कर करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ आखिरी लाइनों में है बच्चों। आप इसे पढ़कर इसका उत्तर करेंगे अपनी समझ से। मैं देखूंगी कि आप इसका सही उत्तर कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इन्हीं आखिरी लाइनों में इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है कि बदलू का व्यक्तित्व कैसा था। कांच की चूड़ियों के समान नहीं था कि जो आसानी से टूट जाए। तो इसे आपको अपने अनुभव से करना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ का अंश समझ में आ गया होगा और आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से दे पाएंगे। धन्यवाद।